नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः। ओम श्री केशवानंदाय नमः। स्वागत है आप सभी लोगों का फेसबुक लाइव के हमारे नवीन सेशन में। और आज हम लोग एक नए विषय की शुरुआत करेंगे। मुझे उम्मीद है कि पिछला सेशन हमारा संविधान पर काफ़ी अच्छा गया और सभी लोगों को पसंद आया होगा। हम लोग ज्ञान के एक और पायदान की ओर आगे बढ़ते हुए आज से दुनिया के एक बहुत खूबसूरत देश, हमारा अपना देश भारत की हम लोग आज चर्चा करेंगे। और भारत के जो भौगोलिक विशेषता है इसके बारे में हम जानना का प्रयास करेंगे कि हमारा देश क्या है, इसकी इसमें क्या क्या भौगोलिक विशेषता है। तो नया सेशन हम लोग आरंभ करने वाले हैं, भारत का भूगोल। और जो भी विषय हम लोग चर्चा करने वाले हैं ये सारे के सारे विषय आपको IAS, PCS जैसी परीक्षाओं में तो काम आएंगे ही। इसके अलावा सामान्य नागरिक के रूप में भी हमें पता होना चाहिए कि हमारा देश क्या क्या है और उसकी सही जानकारी होना हमारे लिए जरूरी हो जाता है, जानना चाहिए। तो आज हम लोग भारत के भूगोल की श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों के अलावा बहुत सारे लोगों की ये मदद करेगा। और देश की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं, खास करके नदी, पहाड़, पर्वत, झील, झरने, औद्योगिक नगर, मरुस्थल, खेती बाड़ी, ये सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। किस किस क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें रहती है। इतिहास और संस्कृति की चर्चा में हम लोग भारत की कल्चर को ऑलरेडी चर्चा कर रहे हैं शाम वाले सेशन में कि किस काल में कैसी संस्कृति भारत में रही है। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। कल हम लोगों ने ब्रेक दिया था और उस ब्रेक में मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने आप को रिफ्रेश किया होगा। एक दिन की ब्रेक से हमारा माइंड रिफ्रेश होता है और पुराना सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे थे उस सब्जेक्ट से पढ़ के अगर थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं तो आगे की चीज़ों के लिए हमारा माइंड जो है बेहतर तरीके से तैयार हो पाता है। तो आज की चर्चा में जो भी लोग हमारे बीच जुड़ रहे हैं मैं उन सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मनीष लोधी राजपूत, माधुरी राजपूत, संतोष राजपूत जी, शिवमोहन सिंह लोधी जी, राजपूत केशव, अंजलि राजपूत, धर्मेंद्र राजपूत, महेंद्र पाल राजपूत, अनीश कुमार, धर्मेंद्र राजपूत, मनीष लोधी, अवनीश नरवरिया, गौरव लोधी, इंजीनियर प्रवीण राजपूत लोधी, इंजीनियर ओम प्रकाश राजपूत जी, समर सिंह राजपूत, संतोष राजपूत, शिवशंकर राजपूत, राम किशन राजपूत जी, संजय लिल्हारे, पद्मेश लोधी जी, देवदत्त राजपूत जी, जीत बहादुर राजपूत, समर सिंह राजपूत, मनोज वर्मा जी, पुष्पेंद्र राजपूत मैनपुरी से, लोधी भारत राजपूत, लोधी राजेश कुमार लोध, गिरीश भारत, मेहरलाल राजपूत, लोधी दिग्विजय सिंह जमसारा, हरिओम लोधी राजपूत, शिवशंकर राजपूत, लोकपाल सिंह, अवनीश नरवरिया, पूरन सिंह पटेल साहब, लोधी रूपेश राजपूत, शंकर सिंह राजपूत, लोधी मनोज वर्मा, अनुज राजपूत, अनार सिंह वर्मा जी, मेहरलाल राजपूत जी, डॉक्टर सोमेंद्र कुमार, मंजू दयाल, राजीव राजपूत, सर्वेश कुमार, लोधी रवि राजपूत, चंद्र प्रताप सिंह, पुष्पेंद्र राजपूत, सुनील सिंह जी बांदा, पूनम राजपूत, विजेंद्र सिंह जी, लोधी शैलेंद्र राजपूत जी, आचार्य आलोक कुमार जी, देवराज, कुलदीप प्रतिहार, धर्मवीर सिंह राजपूत, जयंती राजपूत, नमस्कार, कैसी हैं आप? लोकपाल सिंह जी, अमित राजपूत, HR राजपूत, शशिकांत राजपूत, गुड मॉर्निंग शशिकांत, दीपक राजपूत, राकेश लोधी, विवेक सिंह जी, राजपूत केशव, RBS लोधी, अजय राजपूत, रामचंद्र वर्मा जी, वंदना राजपूत, हरिओम राजपूत जी, कुंवर अखिलेश राजपूत, शिवम राजपूत फरुखाबाद से, लोधी गिरिजेंद्र जी रामपुर से, दीप सिंह लोधी मवई से, हिमांशु स्टूडियो रामगढ़, अनुज राजपूत, लोधी अखिलेश राजपूत, दिगंबर दयाल जी, डॉक्टर शेर सिंह कुशवाहा जी, RK राज, अमित राजपूत, अनिल राजपूत, विवेक सिंह नरवरिया, रमेश सिंह लोधी जी दादरी से, अनुज लोधी, पूनम राजपूत लोधी, नितेश राजपूत लोधी, खलक सिंह जी, इंजीनियर ओमवीर सिंह आर्या जी, श्यामलाल लोधा जी, लोधी अखिलेश राजपूत, लोधी यतेंद्र राजपूत, विनोद कुमार जी कासन से, राकेश लोधी, लोधी लाला भैया सिंह, वंदना राजपूत लोधी,
अनिल राजपूत, लोधी खलक सिंह जी, उदय सिंह समाज सेवक जी, राजपूत केशव, लोधी पी के प्रेमी, उसके अलावा हमारे साथ कुलदीप लोधी राजपूत, आर के राज। स्वागत है आप सभी लोगों का। लोधी यतेंद्र राजपूत जी, कासन लक्ष्य के जिला उपाध्यक्ष धर्मवीर सिंह वर्मा पीलीभीत से, HR राजपूत जी। 200 से अधिक लोग हमारी चर्चा में जुड़ चुके हैं और ये जो सब्जेक्ट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ज्योग्राफी, इंजीनियर ओमकार लोधी राजपूत, दीप सिंह लोधी जी। ये भूगोल बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और हम आपको एक यात्रा की ओर लेके जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप यात्रा कर रहे हैं भारत की, और उस यात्रा में आपको पर्वत मिलेंगे, झरने मिलेंगे, झीलें मिलेंगी, तो आपको एक अलग अनुभूति आएगी भारत के बारे में। गजेंद्र जी उचेहरा से, चंद्रशेखर शास्त्री जी, रूबी सिंह जी, रवि लोधी जी, डॉक्टर नारायण पटेल जी, कटनी मध्य प्रदेश से। चलिए स्वागत है आप सभी लोगों का। और भारती राजपूत, डॉक्टर कुलदीप सिंह राजपूत। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत के भूगोल के बारे में। अभिनव रतन जी, रवि कुमार सिंह जी, इंजीनियर साहब, हमारे लक्ष्य राष्ट्रीय टेक्निकल टीम के प्रभारी। महेश चंद्र वर्मा जी, बहुत ही अच्छे हमारे समाज सेवी है महेश चंद्र वर्मा जी, स्वागत है, गुड मॉर्निंग। श्याम राजपूत जी, हमारे क्लासमेट बीएड के, स्वागत है श्याम राजपूत का। डॉक्टर बीबी सिंह जी मुरादाबाद से, आप वेटरी डॉक्टर हैं। कृष्ण गोपाल लोधी इंडियन एयरफोर्स से हमारे साथ हैं। ओमकार सिंह मराठा हमारे छोटे भाई। हरीश चंद्रा जी, निषाद मनोज वर्मा जी आगरा से, स्वागत है सभी लोगों का। लोधी प्रवेश राज बुलंदशहर से, हरीश चंद्रा जी। हिमांशु प्रताप सिंह लोधी। अभी 225 के आसपास लोग हैं। और लोधी महेश राजपूत, हरिचरण फौजी साहब भी हमारे बीच में आ चुके हैं राठ से। तो सभी लोग लगभग जुड़ चुके हैं और हम आरंभ करेंगे आज भारत के भूगोल के बारे में चर्चा कि क्या है भारत का भूगोल। और जितने सारे विषयों को हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं लाइव सेशन में, उन सबका जो लाभ है, उन सबका लाभ बड़े स्तर पर विद्यार्थियों को मिलेगा। आरती वर्मा, तुलसीराम राजपूत जी, अरुण कुमार राजपूत जी, चमेली देवी, उसके अलावा ब्रजेश राजपूत, दिनेश श्वेता सिंह जी, सुशील कुमार लोधी जी, संतोष कुमार जी, कमलेश सिंह लोधी जी, पवन राजपूत जी, मोहित सिंह राजपूत जी कानपुर से, अरुण सिंह जी, डॉक्टर रंजीत सिंह राजपूत जी, ये सारे लोग भी अभी अभी हमारे बीच चर्चा में जुड़े हैं, उन सबका भी स्वागत है। और आज अभी तक लगभग 250 लोग हैं चर्चा में, तो मुझे लगता है सब रिफ्रेश हो चुके हैं। संविधान के जो आखिरी सत्र थे वो काफी हैवी हो गए थे। राजपूत राहुल, राजपूत ज्ञान सिंह जी, बॉबी राजपूत, चैनदास जंगेल साहब हमारे लक्ष्य छत्तीसगढ़ से, अमर सिंह लोधी राजपूत जी, आशीष राजपूत जी बहुत दिनों बाद हमारे बीच में आए हैं। स्वागत है सभी लोगों का। और राम मिलन जी, संविधान की जो बाद की क्लासेस थी वो थोड़ी सी ज्यादा हैवी थी, तो कई लोग बोर भी हो गए थे 50 दिन तक लगातार संविधान पढ़ते पढ़ते। उपेंद्र सिंह जी, अरुण यादव, डॉक्टर रंजीत राजपूत एटा से, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र कुमार वर्मा जी, जयराम राजपूत जी अयोध्या से, ब्रजेश राजपूत जी हमारे बीच में हैं, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अरुण सिंह जी। तो चलिए बाकी जो लोग हैं वो सभी लोग जुड़ते चले जाएंगे और हम लोग अपनी चर्चा आरंभ करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 254 लोग जुड़ चुके हैं। बाकी लोगों का स्वागत है, जो लेट से आएंगे उनका भी स्वागत है और जो आ चुके हैं उन सबका स्वागत है। तो संविधान में हम लोगों ने लगभग सारे पहलुओं की चर्चा की और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोगों ने प्रश्नोत्तरी के रूप में उनके जवाब भी दिए। तो सामान्य रूप से बहुत सारे लोगों को संविधान की एक बुनियादी समझ विकसित हुई होगी और धीरे धीरे प्रयास करके उसको और बेहतर किया जाएगा। सभी लोगों को अपने अपने प्रयास भी निरंतर उसके लिए करते रहने हैं। आज हम लोग बात करेंगे भारत के भूगोल के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, भारत दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है। भारत में जितनी जैव विविधता और प्राकृतिक विविधता है शायद दुनिया में कहीं और नहीं है। यहाँ भारत में आपको समुद्र भी है तो ऊंचे ऊंचे पर्वत भी हैं। भारत में एक तरफ रेगिस्तान भी है तो एक तरफ मैदान भी है। भारत में वो सारी चीजें आपको मिलेंगी और दुनिया भर की जितनी जलवायु हैं लगभग सभी जलवायु भारत में आपको मिल जाती हैं।
भारत जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। यह भी अपने आप में एक बहुत ऐसा अनूठा फैक्ट है जिसकी जानकारी लोगों को होनी चाहिए। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश भारत है। भारत से बड़े दुनिया में केवल क्षेत्रफल में 6 ही देश हैं। और जैसा आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर 200 से ऊपर देश हैं। 200 से ज्यादा अगर देश है, उसमें से अगर हम क्षेत्रफल में 7वें नंबर पे आ जाते हैं और जनसंख्या में नंबर 2 पे आ जाते हैं 200 देशों में, तो इसका मतलब भारत एक बहुत विशाल देश है। अगर हम दुनिया के सारे देशों की चर्चाएं करें तो उसके हिसाब से यदि हम देखें तो दुनिया के विशालतम देशों में से एक भारत भी है। और हमारे सामने आप सभी लोगों ने सुझाव रखे थे कि सर इकोनॉमी या ज्योग्राफी में से कोई एक स्टार्ट करिएगा, तो हम लोगों ने ज्योग्राफी के पक्ष में ज्यादा लोग थे, तो आज ज्योग्राफी से शुरू कर रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि भारत का भूगोल हम 15 दिन में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। 15 दिन मैक्सिमम लगेंगे जिसमें हम पूरा भारत का भूगोल समझ लेंगे। और उसके बाद हम भारतीय अर्थव्यवस्था की ओर जाएंगे। और हमारा एक प्रयास ये है कि चाहे आप विद्यार्थी हैं, चाहे आप किसान हैं, चाहे आप कोई नौकरी करते हैं, चाहे आप वकील हैं, चाहे आप कुछ भी करते हैं, लेकिन जो सिस्टम है उस सिस्टम के बारे में, व्यवस्था के बारे में, चाहे भौगोलिक व्यवस्था हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे हमारा इतिहास हो, चाहे हमारा संविधान और राजनीतिक व्यवस्था हो, हमारे समाज के भी सभी लोगों को ये पता होना चाहिए। ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। हम जिस देश में रहते हैं उस देश की राजनीति क्या है, उसकी अर्थव्यवस्था क्या है, उसका समाज क्या है, उसका इतिहास क्या है, ये सभी सामान्य नागरिक होने के नाते भी पता होना चाहिए। ये आवश्यक नहीं है कि हम किसी प्रतियोगी परीक्षा में या कॉम्पिटिशन में जाएं। अगर हमें मालूम है तो हम अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। हमारे रिलेशन में या हमारे गांव में या हमारे मोहल्ले में बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनको हम मोटिवेट कर सकते हैं कि भाई देखो ये विषय होते हैं, इनको पढ़ करके आप आगे जा सकते हो और बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सफल हो सकते हो। तो हम किसी को प्रेरणा दे सकते हैं, किसी को सही जानकारी दे सकते हैं, किसी को हम सही जानकारी भी दे सकते हैं जिसमें लोगों को ये बता सकते हैं कि देखो भैया हिमालय पर्वत में ये विशेषताएं हैं, या भारत में जो सबसे बड़ा मरुस्थल है उसकी ये विशेषताएं होती है, या हमारे जो समुद्र तट के मैदान हैं या हमारे जो समुद्र हैं उनकी ये विशेषताएं हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजों से भी हम बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हमें मालूम पड़ जाएगा। जो कथा कहानियों में चलते रहते थे कि वहां पर वो पर्वत था, उस पर्वत पर ये होता था, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारा क्या दृष्टिकोण भी स्पष्ट होगा चीजों को लेकर के। तो आज का जो सेशन है उस सेशन में थोड़े से फैक्ट्स मतलब तथ्य ज्यादा होंगे, और क्योंकि तथ्य के माध्यम से ही हम लोग चीजों को बेहतर समझ पाते हैं। अगर किसी चीज का फैक्ट हमको क्लियर है तो उसके बाद हम चीजों को समझ पाते हैं। ठीक है, जमाल भाई हैं बंगाल से, केशवानंदाय नमः, गुड। सो चलिए तो आरंभ करते हैं भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो जैसा हमने कहा कि राजनीति विज्ञान में या भारत के संविधान में भारत की परिभाषा है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। तो हम केवल 2 ही शब्द प्रयोग करेंगे, या तो हम प्रयोग करेंगे इंडिया या प्रयोग करेंगे भारत। और आप सभी लोगों से मेरा कहने का एक मतलब भी है कि इतिहास में हम हिंदुस्तान का प्रयोग कर सकते हैं। जो अब हम हिस्ट्री की चर्चा करते हैं, क्योंकि मुगल काल में भारत हिंदुस्तान के नाम से ही जाना जाता था, तो जब हम मेडिवल हिस्ट्री की चर्चा करें तो उस समय हम हिंदुस्तान की चर्चा कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोगों को हिंदुस्तान या आर्यावर्त इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम लोगों को भारत के संबंध में भारत और इंडिया जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, न कि आर्यावर्त या हिंदुस्तान। क्योंकि हमारे संविधान में जो शब्द दिए गए हैं, संविधान का पहला ही अनुच्छेद कहता है कि इंडिया, भारत का जो नाम है वो है इंडिया दैट इज भारत। तो हम लोग इंडिया प्रयोग करें या भारत प्रयोग करें, ये पढ़े लिखे व्यक्ति की निशानी है। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो इंडिया और भारत जैसे शब्दों का प्रयोग करेगा। बाकी बोलचाल में आप कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कम से कम जैसे आर्यावर्त जैसे जो शब्द है इनका कोई रिलेवेंस नहीं है और ये कहीं भी भारत के उल्लिखित नाम भी नहीं है। तो आप स्पष्ट रूप से भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे तो भारत का भूगोल, ना कि आर्यावर्त का भूगोल या हिंदुस्तान का भूगोल, इंडिया की ज्योग्राफी। क्लियर? सो चलिए शुरू करते हैं भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से। तो जैसा मैंने कहा कि भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। आप अगर चाहें तो कुछ लोग जो विद्यार्थी हैं वो इन फैक्ट को लिख सकते हैं। ये फैक्ट कभी कभी परीक्षाओं में काम आ जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में।
तो जिन लोगों को सेशन के साथ साथ में कॉपी और पेन जिनके पास है वो लोग लिख सकते हैं। भारत का जो कुल क्षेत्र है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। उसके बाद अगर हम भारत के भौगोलिक स्थिति देखें तो दुनिया में जो 7 महाद्वीप हैं, उन 7 महाद्वीप में से एशिया महाद्वीप में भारत पड़ता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और आपका अंटार्कटिका तो नहीं, 6 महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और अंटार्कटिका, ये 6 जो महाद्वीप हैं, उन 6 महाद्वीप में से एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति है। तो भौगोलिक रूप से भारत कहां पड़ता है? भौगोलिक रूप से भारत है एशिया महाद्वीप में। तो आप याद रखना कि भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है। क्लियर? उसके बाद अगर वर्तमान में भारत की जनसंख्या देखें तो जनसंख्या के हिसाब से भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है और भारत की 2011 तक की जनगणना हमारे पास उपलब्ध है। 2011 की हर 10 साल में भारत में जनगणना होती है, जिसको हम लोग कहते हैं सेंसस। तो हर 10 साल में भारत में सेंसस यानी जनगणना होती है और अंतिम जनगणना हुई थी 2011 में, अभी जनगणना होगी 2021 में। तो हर 10 साल में भारत में जनगणना होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। वर्तमान में लोगों का मानना है कि भारत की जनसंख्या 130 करोड़ से अधिक होगी। अगले साल आंकड़े आ जाएंगे, लेकिन अभी जो हमारे पास उपलब्ध जो आंकड़े हैं उस आंकड़ों के अनुसार हमारी जनसंख्या हम 2011 की जनगणना को ही लेंगे। क्लियर? उसके बाद आगे हम चलते हैं। भारत की जो सीमाएं किन किन देशों के साथ लगती हैं? भारत एशिया महाद्वीप में है तो भारत की सीमाएं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, इन देशों के साथ में लगती हैं। तो भारत की जो सीमा है, स्थल सीमा, एक तरफ पाकिस्तान है, भारत का कुछ हिस्सा अफगानिस्तान से लगता है, फिर चीन से लगता है और चीन के बाद नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, भूटान के बाद उधर म्यांमार और बांग्लादेश, इतने देशों से भारत की सीमाएं लगती हैं। स्थल सीमाएं मतलब भारत की जो जमीन है वो इतने देशों को टच करती है। इनमें से भारत और अफगानिस्तान के बीच में केवल 106 किलोमीटर की सीमा है। 106 किलोमीटर की सीमा है जहां भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर टच होता है। अब सवाल आता है कि ये क्या है? ये वही पीओके है, जो पीओके जो पाकिस्तान ने जो ऑक्यूपाई कर रखा है उसी की सीमाएं लगती हैं अफगानिस्तान से। लेकिन भारत सरकार ने अपना दावा नहीं छोड़ा और भारत का दावा है कि पीओके हमारा है। तो भारतीय व्यवस्था में पीओके जो है वो भारत का हिस्सा है, इसलिए भारत की सीमा किससे लगती है? अफगानिस्तान के साथ में। और अफगानिस्तान के साथ में हमारी सीमा लगती है 106 किलोमीटर। मतलब जैसे अगर आप यू चले जाएंगे तो 106 किलोमीटर तक अफगानिस्तान का बॉर्डर है। तो वो इंडियन टेरिटरी है, भले ही अभी पाकिस्तान के आधिपत्य में है, लेकिन वो इंडियन टेरिटरी है, भारतीय क्षेत्र है भारत के अनुसार। दूसरा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा है उसका नाम है डूरंड रेखा, डूरंड लाइन। तो आप याद रखना, भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा है 106 किलोमीटर की, उसका नाम है डूरंड रेखा, डूरंड लाइन। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। और डूरंड कप भी एक जो है शायद फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है, डूरंड कप। तो डूरंड कोई एक अंग्रेज आदमी था, उसने सीमा का निर्धारण किया था, क्योंकि पाकिस्तान 1947 में बना। पाकिस्तान के बनने से पहले ये सीमा तय हो चुकी थी। तो कोई अंग्रेज अधिकारी था डूरंड, उसने इस सीमा को डिसाइड किया था कि भारत और अफगानिस्तान का ये बॉर्डर होगा। तो भारत और अफगानिस्तान की लाइन को भी डूरंड लाइन कहते हैं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है उसको भी हम कहते हैं डूरंड रेखा। क्लियर? उसके बाद भारत का बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ में, जो कुल मिलाकर के है 3223 किलोमीटर,
3,223 किलोमीटर। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है, जो लाइन है, जिससे जैसे अमृतसर से आप जाएंगे लाहौर की तरफ जब बढ़ते हैं तो बाघा बॉर्डर आता है, उससे लेकर के आप पंजाब से लेकर के गुजरात तक जो लाइन चली जाती है राजस्थान से होते हुए, भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है इसकी कुल लंबाई 3,223 किलोमीटर है। और इसे हम लोग कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है इसका? रेड क्लिफ रेखा। एक अंग्रेज अधिकारी थे रेड क्लिफ, जिन्होंने जब भारत का और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो दोनों देश की सीमाओं का निर्धारण किया था, उससे हम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। ये सवाल कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आए हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में रेखा का नाम क्या है या रेड क्लिफ रेखा क्या है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा बनाती है उस सीमा बनाने वाली रेखा को कहा जाता है रेड क्लिफ। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर जो है उसको पूरे का नाम है रेड क्लिफ रेखा या रेड क्लिफ लाइन। क्लियर? उसके अलावा भारत का चीन के साथ में 3,488 किलोमीटर की लाइन है, बॉर्डर है। 3,488 किलोमीटर भारत और चीन के बीच में इतना बॉर्डर है। भारत और चीन के बीच में जो सीमा है उस सीमा का नाम है मैकमोहन रेखा। उसका नाम है मैकमोहन रेखा। यह भी एक अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने इसका निर्धारण किया था कि भारत और चीन की यह बॉर्डर रहेगा और उसका नाम था मैकमोहन रेखा। तो ये रेड क्लिफ, डूरंड और मैकमोहन जो 3 बॉर्डर हैं, अक्सर इनसे क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं। बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में इन सारे एरिया से सवाल पूछे गए हैं कि इनके बॉर्डर्स की लंबाई कितनी है या ये जो बॉर्डर्स बनाते हैं इनका नाम क्या है। जैसे मैंने कहा भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन है और भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। तो आप लोग अगर इन तीनों चीजों को याद रखेंगे तो ये बहुत सारी जगह आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएगा कि भारत और इन तीनों देशों के बीच में जो बॉर्डर है उन बॉर्डर्स को हम लोग क्या कहते हैं। क्लियर? उसके बाद भारत का नेपाल के साथ में लगभग 1751 किलोमीटर का बॉर्डर है। म्यांमार के साथ में 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है। भूटान के साथ में 699 किलोमीटर का बॉर्डर है और सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा लगती है, वो है 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर की रेखा है भारत और बांग्लादेश के बीच में। आपने देखा होगा कि बांग्लादेश की जो सीमा है इधर बंगाल से भी लगती है और नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है अरुणाचल, आसाम वगैरह, उन सबसे भी लगती है। आसाम वगैरह सबसे लगती है, आसाम, त्रिपुरा। तो बांग्लादेश के साथ में भारत का बॉर्डर सबसे बड़ा है। कई बार लोगों को ये लगता है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है तो पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा सीमा भारत की लगती होगी, ये चीन हमारा अच्छा मित्र नहीं है तो भारत की सबसे ज्यादा सीमा चीन के साथ लगती होगी। नहीं, भारत की सबसे ज्यादा बॉर्डर लगता है किसके साथ में? बांग्लादेश के साथ में। भारत का सबसे ज्यादा बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ में, 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा सबसे ज्यादा लगती है पड़ोसी देशों में। और यह क्वेश्चन आईएएस में आया था, यह क्वेश्चन भी आईएएस में आया था कि भारत की सीमा निम्न में से किस पड़ोसी देश के साथ सबसे ज्यादा लगती है? तो उसका आंसर है बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर। क्लियर? उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर के हम देखते हैं कि भारत की जो समुद्री सीमाएं किसके साथ लगती हैं। भारत का जो समुद्र है वो समुद्री सीमाएं किसके साथ लगती है? समुद्री सीमा लगती है भारत की मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड और इंडोनेशिया। मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड और इंडोनेशिया, ये 4 कंट्री ऐसे हैं, इन 4 कंट्री के साथ में भारत की समुद्री सीमा भी लगती है। यानी भारत का समुद्र जहां से शुरू होता है उसके आगे कौन से कंट्री पड़ोस में है? मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया और थाईलैंड। इन 4 कंट्री के साथ में हमारी समुद्री सीमा भी लगती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि भारत उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक क्या है। तो भारत में सबसे उत्तर में जो बिंदु है उसको हम लोग कहते हैं, भारत का सबसे ऊंचा चोटी है K2 गॉडविन और सबसे नीचा स्थल है कन्याकुमारी। भारत में जो इंदिरा
इंदिरा काल, ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा काल, और सबसे दक्षिण में है भारत का कन्याकुमारी, और उसके अलावा पूर्व में है किबुथु। आप लोग याद रखना, किबुथु कोई लिख देना। किबुथु भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, और सरक्रीक एक जगह है गुजरात में, दलदली क्षेत्र, जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। तो ये भारत का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम शुरुआती और आखिरी बिंदु हैं। उसके अलावा अगर हम भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत 8 डिग्री से 4 अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 अक्षांश उत्तरी अक्षांश, और 48 देशांतर 7 से लेकर के 97 देशांतर 25 पूर्वी देशांतर। ये कोई लिख देना देख करके इंटरनेट से। क्लियर कि भारत के अक्षांशीय विस्तार क्या क्या है। आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम देखेंगे कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यानी कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, और उधर हमारा जो अरुणाचल प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश के शुरुआती बिंदु से लेकर के गुजरात के पश्चिम तक भारत की कुल लंबाई कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण तक जहां भारत की शुरुआत होती है, वहां से लेकर के और जहां भारत समुद्र तट पे खत्म होता है, उसकी कुल लंबाई है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर उसकी कुल लंबाई है भारत की उत्तर से दक्षिण। और पूरब से पश्चिम अगर देखें तो पूरब में जैसा मैंने कहा कि जो शुरुआती बिंदु है किबुथु, वहां से लेकर शुरू करें सरक्रीक तक, तो भारत की कुल लंबाई है पूरब से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर। तो इसका मतलब है कि भारत उत्तर से दक्षिण ज्यादा लंबा है बजाय पूरब से पश्चिम की। तो भारत का जब आप मैप देखते होंगे, इंडिया का जब आप मैप ऐसे देखते होंगे, तो उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई ज्यादा है। क्लियर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम ये देखें कि भारत की समुद्र की सीमा कितनी है और स्थल सीमा कितनी है, तो भारत 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है। भारत 3 ओर समुद्र से घिरा है। पश्चिम में इसके अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। 3 तरफ भारत समुद्र से घिरा हुआ है। इसके बावजूद भी भारत की स्थल सीमा ज्यादा है। भारत के उत्तर में हिमालय है और भारत की स्थल सीमा की लंबाई बहुत बड़ी है। तो भारत का जो स्थल सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। गुजरात से आप शुरू करेंगे, गुजरात में जब समुद्र खत्म होता है वहां से लेकर के आप पाकिस्तान के किनारे 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 बढ़ते चले जाइए सीधे कश्मीर तक, और कश्मीर से हिमालय के ऐसे ऐसे आप फिर घूमते चले जाइए, अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार, यहां से होते हुए थे नीचे नीचे आप आ जाएंगे बंगाल की खाड़ी में। तो ये जो कुल डिस्टेंस है ये है हमारी 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर भारत की स्थल सीमा है। और जो समुद्री सीमा है, कहने के लिए भारत 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है, लेकिन समुद्री सीमा स्थल सीमा से कम है। जो समुद्री सीमा है उसकी कुल लंबाई है 7,517, 7,517 किलोमीटर। तो हमारा जो स्थल सीमा है वो समुद्री सीमा से लगभग दुगनी है। भारत की जो स्थल सीमा है, जो लैंड बाउंड्री है, वो ओशन बाउंड्री से लगभग डबल है। तो भारत के पास बहुत बड़ा स्थल सीमा है। इसलिए भारत की सुरक्षा को लेकर के हमेशा सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि भारत को तमाम जगह दूसरे देशों से, जैसे एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चीन, एक तरफ बांग्लादेश, ऐसे भारत की सीमाएं बनती हैं। इस कारण से भारत को सुरक्षा पर बहुत ध्यान देना होता है। इसी कारण से आपने देखा होगा कि बीएसएफ हो, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे इंडिया की आर्मी हो, तमाम बॉर्डर्स को सेनाओं के माध्यम से प्रोटेक्ट किया जाता है, क्योंकि भारत की स्थल सीमा बहुत ज्यादा लंबी है। 15,200 किलोमीटर भारत की स्थल सीमा है। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं कि भारत भौगोलिक रूप से कहां पर अवस्थित है। तो जैसे मैंने कहा कि भारत एशिया महाद्वीप में है, और एशिया महाद्वीप में एक इंडियन प्लेट है। आप भूगोल पढ़ेंगे, जब सैद्धांतिक भूगोल आप पढ़ेंगे तो उस सैद्धांतिक भूगोल में आप पाएंगे कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी अलग अलग प्लेट्स पर मूव करती है, अलग अलग प्लेट से मिलकर बनी हुई है। तो उसी में से जो भारत की जो प्लेट है,
जिसको हम लोग कहते हैं इंडियन प्लेट। तो भारत जो है इंडियन प्लेट पर अवस्थित है। क्लियर। उसके बाद दुनिया भर में जितने भी महाद्वीप हैं या जितने भी देश बने हैं या जितने भी समुद्र हैं, ये अलग अलग भौगोलिक प्लेट्स के ऊपर ये डेवलप हुए हैं। जैसे अफ्रीकन प्लेट, गोंडवाना लैंड, यूरेशियन लैंड, ऐसे कर करके बहुत सारे महाद्वीपों के हिस्से रहे हैं। क्लियर। सो भारत जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, कुछ कुछ फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। भारत बेसिकली गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो भारत गोंडवाना लैंड पर इंडियन प्लेट पर अवस्थित है, जो कि एशिया महाद्वीप में है। उत्तम राहुल राजपूत ने आपको भारत की अक्षांशीय और देशांतर जो स्थिति है वो बता दी है। क्लियर। भारत की जो अक्षांश और देशांतर क्या है, ये उत्तम राहुल राजपूत ने कमेंट में लिख दिया है कि भारत 8/4 से 37/6 और 68/7 से 97/25 देशांतर के बीच में स्थित है। ये आपको बता दिया है। और ये कभी हम लोग भूगोल की जब सैद्धांतिक व्याख्या करेंगे, जिसमें हम लोग बताएंगे कि देशांतर अक्षांश क्या होते हैं, तो उस पर हम लोग उसकी चर्चा करेंगे और उनको हम लोग डिफाइन करेंगे। मानसिंह राजपूत जी ने भी आपको बता दिया है बिल्कुल क्लियरली। इनको आप लोग याद रखना। ये जो बहुत सारे फैक्ट हैं, बहुत सारे जो तथ्य हैं, ये बड़े काम आते हैं। आगे हम बढ़ेंगे तो महाद्वीपों का एक सिद्धांत है जिसको हम कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन। महाद्वीप जो है एक दूसरे की तरफ विस्थापित हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो पहले जो ऑस्ट्रेलिया और जो महाद्वीप है और जो अफ्रीका है और जो इंडिया है, ये सब एक ही था। ये टूट टूट करके कोई आगे बढ़ रहा है, कोई पीछे हट रहा है। तो ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट के कारण से दो प्लेट यहां पर टकराती हैं। एक भारतीय प्लेट है जो इंडियन प्लेट है, और इससे ऊपर हिमालय के पीछे यूरेशियन प्लेट है। यूरेशियन प्लेट। तो पहले यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट अलग अलग थी, लाखों साल पहले की बात है। ये आपस में आई और एक जगह टकराई, और टकराने के बाद जो जमीन उठी है उसी को आज हिमालय कहते हैं। हिमालय के बनने से पहले यहां पर समुद्र हुआ करता था। अब आपको आश्चर्य लग रहा होगा ना, हिमालय के पहले यहां पर लाखों साल पहले यहां समुद्र था, जिसको कहते थे टेथिस सागर। इसका नाम था टेथिस सागर। और जब यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट ऐसे करके जब आपस में टकराई, तो यह हिस्सा ऊपर उठता चला गया, और यहीं पर एक पर्वत का निर्माण हुआ जिसको हम लोग हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। और जो हिमालय पर्वत है वो दुनिया का नवीनतम पर्वत है, न्यू माउंटेन। और ये फोल्डेड माउंटेन है, ये लगातार बढ़ रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि सबसे ऊंची जो चोटियां हैं पूरे विश्व में, वो हिमालय में ही है। चाहे वो कंचनजंगा हो, चाहे एवरेस्ट हो, चाहे K2 हो, सारी जो बड़ी और ऊंची चोटियां हिमालय में है। क्योंकि हिमालय पर्वत क्या है, वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है। ये अभी दो प्लेटों के टकराने से और ऊपर बढ़ रहा है। हो सकता है हजारों सालों में जाकर के ये और ऊंचाई इसकी हो जाए। तो अभी ये क्या है, अभी ये हिमालय पर्वत की ऊंचाई बढ़ रही है, क्योंकि ये दोनों प्लेट्स आपस में टकरा के एक दूसरे के और नजदीक आ रही हैं। क्लियर। तो इसका मतलब है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो हिंद महासागर है, इसका फैलाव हो रहा है। तो हिंद महासागर बढ़ रहा है, हिमालय पर्वत ऊपर उठ रहा है, और यूरेशियन प्लेट और जो भारतीय प्लेट है ये आपस में मर्ज हो रही है। ज्योग्राफी के सिद्धांत में हम लोग इसको पढ़ेंगे। आप ये याद रखना, जहां आज हिमालय है वहां पर कभी टेथिस नाम का समुद्र हुआ करता था, टेथिस नाम का सागर हुआ करता था। अगर हम भारत के बारे में ये चर्चा करें कि भारत का कौन सा हिस्सा सबसे प्राचीन है, कौन सा हिस्सा सबसे पुराना है, तो जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, जैसे तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्रा, ये जो हिस्सा है ये भारत का सबसे पुराना भाग है। ये सबसे एंशिएंट हिस्सा है भारत का। सेल्स के दृष्टिकोण से जो सेल्स बनी है, सबसे प्राचीनतम सेल्स है। और अगर पर्वत की बात की जाए तो हिमालय भारत का सबसे पुराना पर्वत नहीं है। भारत का सबसे पुराना पर्वत है अरावली। भारत का सबसे पुराना पर्वत है अरावली, जो राजस्थान में है, और राजस्थान से होते होते हुए वो निकलता है, दिल्ली तक आ जाता है। दिल्ली में जहां राष्ट्रपति भवन बना हुआ है उसे कहते हैं रायसीना हिल। भारत के राष्ट्रपति का जो भवन है वो रायसीना हिल पर बना हुआ है, यानी एक पहाड़ी है रायसीना। तो जो रायसीना हिल है ये अरावली पर्वत का ही पूर्वी भाग है। तो अरावली पर्वत दिल्ली से लेकर के राजस्थान तक ऐसे चला जाता है। अरावली पर्वत भारत का सबसे पुराना यानी ओल्डेस्ट माउंटेन है। तो मैंने 2-3 चीजें आपको बताई कि एक, अरावली पर्वत भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है, प्रायद्वीपीय जो पठार है भारत की भूमि का सबसे पुराना भाग है,
और हिमालय पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, लेकिन ये नवीन पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है, जिसमें अभी भी ऊंचाई इसकी बढ़ रही है। हिंद महासागर भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों के बीच में है और ऑस्ट्रेलिया की प्लेट पीछे जा रही है और इंडिया की प्लेट ऊपर की ओर बढ़ रही है, तो इसलिए गैप बढ़ रहा है। तो हिंद महासागर की चौड़ाई क्या है, बढ़ रही है। ये कुछ कुछ फैक्ट्स है, आप उसको याद रखिएगा। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करेंगे कि भारत का भौगोलिक, सबसे पहले जानेंगे कि भारत का भौगोलिक विभाजन क्या है, किस तरीके से ज्योग्राफी में भारत के हिस्सों को बांट करके हम उसका अध्ययन कर सकते हैं, और उसके बाद अगली जो चीजें हैं उस पर हम लोग जाकर के चर्चाएं करेंगे। क्लियर? तो भारत के आमतौर पर 5 भागों में भारत को बांटा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से अगर हम करें तो भारत को 5 हिस्सों में बांटा जाता है। सबसे पहले भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। सबसे पहले भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है और हिमालय पर्वत को हम लोग कहते हैं कि हिमालय प्रदेश के या हिमालय पर्वत का क्षेत्र। तो पहला तो है भारत का विभाजन हिमालय पर्वत के क्षेत्र। जो अरावली पर्वत है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, अरावली रायसीना हिल से शुरू होता है और राजस्थान होते हुए गुजरात तक चला जाता है। आप जब भी कभी भी जाएंगे ट्रेन से राजस्थान से गुजरात तक तो आपको अरावली मिलेगा, अरावली पर्वत आपको मिलेगा जगह जगह। कहीं पूरा है, कहीं घिस गया है, क्योंकि अरावली पर्वत बहुत पुराना है और वो उसमें वो उसकी बहुत सारी जो चोटियां और जो है पर्वत है वो घिसते रहे हैं, तो घिस घिस करके वो बहुत खत्म। कई जगह तो किसानों ने तोड़ ताड़ के उसको खेती बना लिया है। अब दिल्ली में आप देखिए रायसीना हिल है, लेकिन दिल्ली से अगर आप निकलेंगे तो आपको उसके अवशेष नहीं मिलेंगे, लेकिन राजस्थान में आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो क्योंकि बहुत पुराना पर्वत है और इनमें अक्षय लगातार होता रहता है सेल्स में। तो भारत का भौगोलिक विभाजन, ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, सबसे पहले भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत का हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके नीचे जब हम आते हैं तो सिंधु और गंगा नदी के मैदान हैं। हिमालय पर्वत से ही 2 नदियां निकली हैं, तिब्बत से निकली है आपकी सिंध नदी तिब्बत से, और गंगोत्री से गंगा निकली है, फिर यमुनोत्री से यमुना निकली है। तो यमुना और गंगा ऐसे करके घूम के पूर्व की तरफ चली जाती है और सिंध नदी पश्चिम की ओर चलते हुए अरब सागर में पहुंच जाती है। तो सिंध नदी ने और गंगा यमुना नदियों ने भारत में उत्तर में मैदानों का विकास किया। सिंध नदी का अधिकांश जो क्षेत्र है वो अब पाकिस्तान में है, लेकिन सिंध की जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा निर्मित मैदान अभी भी भारत में है। जैसे पंजाब, जो पंजाब के हरियाणा के जो मैदान है ये सारे सिंध की जो सहायक नदियां हैं, सतलज है, रावी है, चिनाब है, ब्यास है, इनसे ही निर्मित हैं। और अगर आप उत्तर में आएंगे, इधर उत्तर प्रदेश बिहार की तरफ जो मैदान है गंगा के, ये सारे के सारे मैदान गंगा और यमुना नदियों और उनकी सहायक नदियों के माध्यम से निर्मित हैं। तो भारत का पहला भौगोलिक क्षेत्र है हिमालय के पर्वत, दूसरा भौगोलिक क्षेत्र है गंगा और सिंध के द्वारा निर्मित मैदान, उनकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, जिसमें हम लोग ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र इन सब की चर्चा करते हैं। उसके बाद है समुद्र तट के मैदान। तो भारत में मैंने कहा 3 तरफ से समुद्र है, लेकिन समुद्र के नीचे जो पीछे का जो हिस्सा है वहां भी बहुत अच्छे मैदान है जिनमें अच्छी खेती बाड़ी होती है, तट के किनारे 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 किनारे। क्लियर? तो उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद 5वां भाग है भारत का प्रायद्वीपीय भाग, वो द्वीपीय भाग, जो भारत में द्वीप हैं, आइलैंड्स हैं, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, आपका लक्षद्वीप हो गया, ऐसे जो द्वीप हैं आइलैंड्स हैं इंडिया के, उन आइलैंड को 5वें हिस्से में रखा जाता है। तो पहला हिमालय, दूसरा उत्तर के गंगा के और सिंध के मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा समुद्र तट के मैदान, और 5वां क्या है, द्वीपीय भारत यानी द्वीपीय भाग, जो आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप जैसे आइलैंड, उनमें जो भारत की भूमि है। तो कुल मिलाकर के 5 भौगोलिक क्षेत्रों में भारत को विभाजित किया गया है। क्लियर? आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में थोड़े से फैक्ट ज्यादा हैं, मतलब आप भी देख ही रहे होंगे कि लगातार बहुत सारे फैक्ट इसमें आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि आपको वो चीजें कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाए। फैक्ट कितने याद रहते हैं वो अलग बात है, आप चाहें तो बाद में इनको देख सकते हैं। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे हिमालय पर्वत से,
और आज केवल हिमालय पर्वत की बात करेंगे, क्योंकि एक एक भाग में बहुत सारे फैक्ट हैं, मतलब बहुत सारे उसमें तथ्य आ जाते हैं। तो अगर हम एक साथ ज़्यादा करेंगे तो या तो ओवरलैपिंग हो जाएगी या फिर हम लोग भूल भी जाएंगे उनको। सो एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। और आज हम लोग हिमालय पर्वत को देखते हैं कि हिमालय पर्वत क्या है। हिमालय पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत है। नवीन मतलब नई, न्यू माउंटेन है, और फोल्डेड माउंटेन है, जो मैंने चर्चा की थी, यानी दो प्लेट के टकराने से ये ऊपर ऊपर की ओर बढ़ रहा है। क्लियर। उसके बाद कश्मीर से लेके अरुणाचल तक लगभग 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हालांकि ये अरुणाचल में खत्म नहीं होता है, अरुणाचल से मुड़ करके ये म्यांमार की तरफ चला जाता है, जिसको हम अराकान योमा के नाम से भी म्यांमार में जानते हैं। उसी का हिस्सा है वो हिमालय पर्वत का। क्लियर। और हिमालय पर्वत की जो लंबाई है कश्मीर से लेके और अरुणाचल प्रदेश तक, वो लगभग 1500 किलोमीटर है। और हिमालय पर्वत की जो चौड़ाई है, मतलब अगर हम बिल्कुल उत्तर में चले जाए, हिमालय के बिल्कुल उत्तर में, मतलब कि मान लीजिए कश्मीर में सीधे लद्दाख, जहां चाइना का बॉर्डर है, वहां तक चले जाए, और नीचे आकर के हम लोग यहां तक देखें चंडीगढ़ तक, जहां तक हिमालय है, तो ये जो कुल चौड़ाई है वो लगभग 200 से 300 किलोमीटर के बीच में है। तो हिमालय की जो चौड़ाई है वो कम है और लंबाई क्या है, ज्यादा है। लंबाई 1500 किलोमीटर है और चौड़ाई केवल 200 से 300 किलोमीटर के बीच में पूरा का पूरा हिमालय आता है। इसी हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है इसकी ऊंचाई के हिसाब से। हिमालय की ऊंचाई के हिसाब से सबसे ऊंचा हिमालय, जिसको हम लोग कहते हैं इनर हिमालय, आंतरिक हिमालय या वृहत हिमालय, ग्रेट हिमालय। उसके बाद उसके जो उससे कम ऊंचा है उसको बोलते हैं मध्य हिमालय या लघु हिमालय। और जो सबसे बाहर का हिस्सा है उसको हम कहते हैं बाह्य हिमालय। क्या बोलते हैं? बाह्य, यानी आउटर हिमालय, जो हमारा घुसते ही है। जैसे हम इधर से एंट्री करेंगे, मान लीजिए हमने घुसना शुरू किया चंडीगढ़ से, या हमने घुसना शुरू किया रामनगर से, कहीं से, जैसे हम या हल्द्वानी से हमने स्टार्ट किया, तो जब हम हिमालय में घुसते हैं वो एरिया क्या, आउटर हिमालय है, मतलब उसकी जब शुरुआत भर है। और जो सबसे उधर का हिस्सा है, सबसे ऊंचा हिस्सा है, जो बिल्कुल चाइना बॉर्डर के साथ साथ लगता हुआ जाता है, कहां तक, अरुणाचल तक। याद रखना, नेपाल पूरा हिमालय में ही है। नेपाल जो देश है वो पूरा का पूरा हिमालय में ही है। हिमालय के अंदर ही पूरा का पूरा कंट्री समाहित है, नेपाल और भूटान। क्लियर। तो जो हिमालय है वो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। दुनिया की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटियां हैं वो हिमालय के अंदर ही हैं। जैसा मैंने आपसे कहा था कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। उसके अलावा भी कई बड़ी ऊंची चोटियां, जैसे कंचनजंगा, नंगा पर्वत, केटू गॉडविन ऑस्टिन, नंदा देवी, तमाम ऊंची ऊंची जो पर्वत चोटियां हैं विश्व की, वो हिमालय के अंदर अवस्थित हैं। क्लियर। और हिमालय को, जैसा मैंने कहा, 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है वृहत हिमालय यानी ग्रेटर हिमालय या इनर हिमालय। दूसरा है लघु हिमालय या मध्य हिमालय। और तीसरा है आउटर हिमालय। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि सबसे जो उत्तर में है, सबसे जो नॉर्थ में है, उस हिमालय को हम क्या कहते हैं। उसका नाम है ग्रेट हिमालय और वो सबसे ऊंचा है। कराकोरम का आपने नाम सुना होगा। कराकोरम और उधर की जो रेंज है वो इसी का हिस्सा है। क्लियर। बृहत हिमालय में सबसे उत्तरी श्रेणी कश्मीर से लेकर के आसाम तक, और इसकी औसत ऊंचाई लगभग 20,000 फीट है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 20,000 फीट है। इससे भी ज्यादा है, कई सारी जो चोटियां हैं वो इससे भी ऊंची हैं। जैसे आपने देखा होगा कि माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है। तो बहुत सारी पर्वत चोटियां तो बहुत ऊंची हैं, लेकिन एवरेज हाइट भी इसकी 20,000 फीट है। किसकी? ग्रेट हिमालय की। उसके बाद नीचे जो आता है उसको हम कहते हैं लघु हिमालय या मध्य हिमालय। इसकी भी औसत ऊंचाई 12,000 फीट से लेके 15,000 फीट के बीच में है। और इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 60 से 70 किलोमीटर चौड़ा है। लघु हिमालय या मध्य हिमालय। लघु हिमालय और मध्य हिमालय में बहुत सारी उपजाऊ घाटियां हैं, जैसे कश्मीर वैली। जो कश्मीर वैली है वो इसी का हिस्सा है, लघु हिमालय और बृहत हिमालय के बीच में। उसके अलावा आपका नेपाल की काठमांडू वैली, ये भी उसी का हिस्सा है।
और इसके दक्षिण में जहां पे जो वृहत हिमालय के बाद जहां लघु हिमालय है, जहां जो ट्रांजिशनल एरिया है, वहां कई सारे बड़े प्रसिद्ध शहर भी हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये सब मध्य हिमालय है। जो मिडिल हिमालय है, लघु हिमालय, उसी में ये सारे के सारे मिलते हैं। क्लियर। उसके बाद हमारा आता है बाह्य हिमालय, जो बिल्कुल घुसते ही जो एरिया है, इसको हम शिवालिक भी बोलते हैं। और जैसे ही हम एंट्री करते हैं, ये लगभग 90 किलोमीटर शुरू का जो एरिया है, इसकी हाइट कम है, इसको हम लोग बोलते हैं। अमित कुमार राजपूत ने कहा कि सर हिमालय की कुल जो है 24 किलोमीटर है। मैंने कहा था अरुणाचल प्रदेश तक 1500 किलोमीटर है, उसके बाद ये घूमता है और घूम करके ये चला जाता है कहां पर, सीधा सीधा और म्यांमार की तरफ, जिसको हम लोग अराकान योमा बोलते हैं। तो अगर उसको पूरे को जोड़ेंगे तो वो 2400 किलोमीटर है। मैंने जो लेंथ बताई थी तो वो अरुणाचल के लास्ट पॉइंट तक, वहां से फिर घूमेगा ये और ये चला जाएगा नीचे म्यांमार तक। तो उसको पूरे को अगर जोड़ेंगे, तो अगर हम हिमालय में म्यांमार वाला हिस्सा भी ऐड कर लेंगे, तो ये 2400 किलोमीटर के आसपास कुल पड़ता है। क्लियर। जो बृहत हिमालय, जो बाहर हिमालय है, आउटर हिमालय में को हम शिवालिक श्रेणी बोलते हैं। और ये जो है, इसमें भी कई सारी बड़ी प्रसिद्ध घाटियां हैं, जैसे देहरादून, जिनको हम लोग दून घाटी कहते हैं। उसके अलावा पूर्वी भारत में अगर हम जाएंगे तो म्यांमार की साइड में अराकान योमा है, मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया जैसी बड़ी पहाड़ियां भी हिमालय का ही हिस्सा है। गारो, खासी, जयंतिया इत्यादि भी घाटियां इसी का हिस्सा हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जो हिमालय है, हिमालय की ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि इसको हर जगह से पास नहीं किया जा सकता। मतलब आप सोचो कि मैं हिमालय को क्रॉस कर दूं, तो आप हर जगह हिमालय को पास नहीं कर सकते। हिमालय को केवल कुछ दर्रों के माध्यम से ही पास किया जा सकता है। तो हिमालय में कई कई जगह दर्रे हैं। दर्रे मतलब एक तरह का नीचे का मैदान क्षेत्र है। ऊंची पहाड़ियों के बीच में से एक छोटा सा पतला सा रास्ता है, वहां पहाड़ नहीं है और बहुत दूर तक वो चला जाता है, उसको कहते हैं दर्रा या पास। तो हिमालय में कई सारे दर्रे पाए जाते हैं, जिनके माध्यम से आप हिमालय में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। जैसे आप ये नहीं सोच सकते कि मैं नंदा देवी को पार करके उस पार चला जाऊं, इम्पॉसिबल है। आप जा ही नहीं सकते नंदा देवी को चढ़ करके उस साइड में, क्योंकि उसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि आप चढ़ ही नहीं सकते वहां और उसको पार नहीं कर सकते। तो भारत में या पूरा जो हिमालय सिस्टम है, उस हिमालय सिस्टम में उसको अगर पार करना हो, तो उस पार करने के लिए कुछ कुछ जगह पर क्या है, पासेस हैं, दर्रे हैं। और वो दर्रे पूरे हिमालय में पाए जाते हैं। पूरे हिमालय में वो दर्रे पाए जाते हैं, जिसके माध्यम से प्राचीन काल से लोग उसका प्रयोग आवागमन के लिए कर रहे थे। जैसे लोग एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाते थे, दूसरे हिस्से से कहीं और जाते थे। तो इस तरीके से हिमालय में बहुत सारे निचली जमीन है, पर्वतों के बीच में भूमि का एक हिस्सा है जो बहुत नीचा है, उसी में होकर के वो पास है, दर्रे हैं, जिसके माध्यम से लोग निकलते थे। और ये सारे के सारे नेचुरल बने हुए हैं। ये सारे के सारे जो पासेस हैं वो नेचुरल हैं। जैसे पहले भारत के लोग तिब्बत जाते थे, पहले भारतीय लोग तिब्बत, जैसे आपने देखा था कि बौद्ध धर्म के समय में बहुत सारे जो लामा थे वो तिब्बत जाते थे, तिब्बत से भारत नालंदा आते थे। तो उनके लिए रास्ता क्या था, उनके लिए जो रास्ता था वो सारे के सारे रास्ते कहाँ होकर के थे, इन्हीं पास में होकर के थे। बहुत सारे लोग कश्मीर वैली से होकर के अफगानिस्तान तक जाते थे, तो वो किस में होकर जाते थे, पासिस दर्रे में होकर के। तो भारत में कुछ प्रमुख दर्रे हैं हिमालय में, उसकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। दो दर्रे हैं पश्चिम में, एक है खैबर दर्रा और एक है बोलन दर्रा। खैबर जो पास है वो रावलपिंडी और कश्मीर को जोड़ता है, रावलपिंडी और कश्मीर को जोड़ता है। पाकिस्तान का शहर है रावलपिंडी, और रावलपिंडी से अगर उस दर्रे होते आएंगे तो हम कश्मीर तक पहुंच जाते हैं। तो अब खैबर पास और जो बोलन दर्रा है, ये दोनों के दोनों एक तरीके से इनका अधिकांश भाग किसमें है, पाकिस्तान में। उसके बाद बनिहाल दर्रा है, जहां से एक सुरंग निकाली गई है, आपको पता होगा अभी एक, तो बनिहाल दर्रा पड़ता है कश्मीर में। उसके अलावा कश्मीर में एक जोजिला पास है, ये आप लोगों ने कहानियों में, किताबों में सुने होंगे, जोजिला पास, जोजिला दर्रा, ये भी कश्मीर में है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में बड़ा प्रसिद्ध दर्रा है जिसका नाम है शिपकी लाह, उसका नाम है शिपकी ला दर्रा। ला माने दर्रा, ला माने पास या दर्रा, निचला हिस्सा जहां से होकर लोग निकलते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में शिपकी ला दर्रा है, और उस शिपकी ला दर्रे के माध्यम से
लोग हिमाचल प्रदेश से तिब्बत चले जाते थे, अभी भी जा सकते हैं, अभी भी जो है शिपकी ला से होते हुए आप तिब्बत पहुंच सकते हैं। तो तिब्बत बेसिकली अब चीन के नियंत्रण में है। पहले तिब्बत स्वतंत्र था और तिब्बत में बौद्ध धर्म था, अभी भी तिब्बत में बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत लोग हैं। तो पहले बौद्ध भिक्षु, आप अगर हिमालय में जाएंगे या लद्दाख में जाएंगे तो लद्दाख में आज भी आप पाएंगे कि बहुत ज्यादा बौद्धिस्ट लोग हैं। लद्दाख पूरा का पूरा एरिया बुद्धिस्ट लोगों का है, यानी वहां के लोग भी तिब्बत वाले एरिया में आते जाते थे। तिब्बत में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। और जो हिमाचल का ऊपरी जो पहाड़ियां हैं, हिमाचल की ऊपर की जो पहाड़ियां हैं, वो ऊपर की पहाड़ियों में भी क्या है, हिमाचल की ऊपर की पहाड़ियों में लोग बुद्ध धर्म को मानते हैं आज भी, वहां बुद्धिस्ट लोग हैं। आप कभी जाना घूमने हिमाचल में ऊपर के क्षेत्रों में, जैसे लाहौल स्पीति जिले हैं, तो वहां आपको बुद्धिस्ट लोग मिलेंगे, वहां आपको मोनेस्ट्री मिलेंगी, बौद्ध मठ मिलेंगे, और वो लाल नीले पीले हरे सब रंग के जो झंडे लगा के वहां पे आपको मिलेंगे। तो आज भी हिमाचल का जो ऊपरी पहाड़ी एरिया है वह बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग बड़ी संख्या में है। लद्दाख पूरा का पूरा लद्दाख का एरिया, हिमाचल में लाहौल स्पीति जैसे जो जिले हैं जिनका तिब्बत से निकट संपर्क है, और तिब्बत में बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो उनके बीच में आदान प्रदान कैसे होता था, किस तरीके से आवागमन होता था, तो बोलो इसी तरीके से इन दर्रों के माध्यम से ही आते जाते थे। तो हिमाचल में बहुत प्रसिद्ध दर्रा है शिपकी ला दर्रा है हिमाचल में। उसके बाद उत्तराखंड में अगर हम जाएं तो उत्तराखंड को हिमालय के उस पार ले जाने के लिए दो बड़े प्रसिद्ध दर्रे हैं, नीति और माना। एक दर्रे का नाम है नीति दर्रा और उत्तराखंड में दूसरे दर्रे का नाम है माना पास, माना दर्रा। आप में से कभी कोई अगर बद्रीनाथ घूमने गया हो, आप लोग कभी अगर बद्रीनाथ घूमने गए हो तो बद्रीनाथ से आगे लगभग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आगे एक गांव है, वहां जाकर के वो भारत का अंतिम जो है गांव है जहां तक हाईवे है। उस गांव का नाम ही है माना या माणा। तो आप लोग कभी बद्रीनाथ अगर घूमने गए होंगे तो आपने देखा होगा बद्रीनाथ से 1.5 किलोमीटर आगे एक गांव है माना, और उस माना गांव के आगे कोई रास्ता नहीं है, वहां से केवल ऊपर सिर्फ पहाड़ है। माना गांव तक ही आप लोग पहुंच सकते हैं, किसके जरिए, रोड के जरिए। जस्ट बद्रीनाथ से 1 किलोमीटर आगे वो गांव है। मैंने देखा है कि अक्सर जो लोग बद्रीनाथ घूमने जाते हैं वो सभी लोग माना गांव भी घूमने जाते हैं और पैदल चले जाते हैं, बहुत दूर नहीं है, गाड़ी से भी पैदल से भी जाते हैं। और माना गांव में कहा जाता है कि भारत का सबसे आखिरी गांव है, भारत की आखिरी गांव है। इसके बाद फिर उधर हिमालय, और हिमालय के उस साइड में फिर चीन आ जाता है। तो जो माना गांव है उसी माना गांव के नाम पर माना दर्रा है, माना पास। और माना पास से लोग निकल जाते थे पहले हिमालय के उस पार। अब तो क्योंकि सेना रहती है तो अब आवागमन नहीं है, हमारे संबंध उतने अच्छे नहीं है, लेकिन पहले क्या था, धार्मिक सांस्कृतिक आदान प्रदान इन दर्रों के माध्यम से होते थे। बहुत आसानी से लोग आते जाते थे उन दर्रों के माध्यम से। उसके अलावा उत्तराखंड में एक और दर्रा है जिसका नाम है लिपू लेक दर्रा। तो उत्तराखंड में 3 प्रसिद्ध दर्रे, नीति, माना और लिपू लेक। उसके बाद अगर हम जाएं तो दार्जिलिंग से चुम्बी वैली होते हुए एक पास दर्रा पड़ता है सिक्किम में जिसका नाम है नाथुला, जिस दर्रे का नाम है नाथुला दर्रे के माध्यम से भारत और चीन के बीच में रोड ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रेड होता है नाथुला दर्रे के माध्यम से। कभी आप सिक्किम घूमने जाएंगे तो सिक्किम में आप चले जाएंगे दार्जिलिंग से होते हुए सीधे दार्जिलिंग से होते हुए गंगटोक, और गंगटोक से होते हुए चुम्बी वैली, चुम्बी घाटी में, वहां पर नाथुला पास है। और आई थिंक 2006 में भारत और चीन के बीच में समझौता करके उस पास को खोला गया ताकि दोनों देशों के बीच में रोड ट्रांसपोर्ट हो सके, व्यापार हो सके। आई थिंक अगर संबंध हमारे नॉर्मल रहते हैं तो नॉर्मल संबंध होने पर भारत और चीन के बीच में नाथुला दर्रे के माध्यम से व्यापार होता है। तो आप उसकी लोकेशन देख सकते हैं। उसके अलावा कुछ और भी बहुत छोटे छोटे दर्रे हैं, लेकिन आप लोग ये जो मेन दर्रे मैंने आपको बताए कि खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, शिपकीला, नीति, माना, लिपुलेख दर्रा, नाथुला दर्रा, ये ऐसे हैं जो बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं। उसके अलावा नाथुला के अलावा सिक्किम में एक और दर्रा है उसका नाम है जेलेपला। तो छोटे छोटे बहुत सारे दर्रे हैं, और इन दर्रों का काम यही है कि इन दर्रे या पासेस के माध्यम से लोग एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि आप ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ के उधर नहीं जा सकते। जैसे आप सोचे कि ऊंची पहाड़ी है और पहाड़ी पर चढ़े और यूं नीचे आगे नहीं जा सकते, आपको नीचे नीचे कोई रास्ता तलाशना होगा जिस रास्ते के माध्यम से आप निकल पाए, जा पाए। तो प्राकृतिक रूप से ये सारी की सारी चीजें आपको
वहां देखने को मिलेगी। और हिमालय की क्या विशेषताएं? हिमालय में जो ऊंची चोटियां हैं, वो ऊंची चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, हमेशा। आप जैसे अगर जाएंगे तो नंदा देवी, जैसे उत्तराखंड में नंदा देवी है, या आप जाएंगे K2 गॉडविन ऑस्टिन, तो जितनी भारत की जो ऊंची चोटियां हैं, वो सारी की सारी ऊंची चोटियां, खास करके जो ग्रेटर हिमालय है, वो सभी की सभी बर्फ में 24 मतलब किसको बोलते हैं 12 महीने वो बर्फ में ढकी रहती है हमेशा। और जो पर्वतारोही है उनमें से बहुत सारे लोगों का शौक होता है कि इन चोटियों पर चढ़ा जाए। जैसे बहुत सारे लोग एडवेंचर के लिए किस पर चढ़ते हैं, एवरेस्ट, लोग एवरेस्ट फतेह करने जाते हैं बहुत सारे। तो ये हिमालय की भौगोलिक विशेषताएं हैं। कल भी हम लोग हिमालय के बारे में चर्चा करेंगे, और कल हम लोग देखेंगे हिमालय के अंदर ग्लेशियर कौन कौन से हैं, हिमालय की जो वनस्पति है वो वनस्पतियां क्या क्या हैं, हिमालय में जीव जंतु क्या क्या पाए जाते हैं, और हिमालय किस किस प्रदेश में कौन कौन सी विशेषताओं को समेटे हुए है। ये चर्चा हम लोग कल करेंगे। तो 2 दिन में अगर हम एक क्षेत्र कवर करेंगे तो हम लोग उस एरिया के ज्योग्राफी से, उस एरिया के भूगोल से काफी हद तक परिचित हो जाएंगे। तो कल हम देखेंगे ग्लेशियर्स के बारे में, ऊंची जो रेंज है उन रेंज का नाम क्या है, जैसे मान लीजिए कराकोरम रेंज क्या है, या फिर हमारा शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं उनमें कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, इन सब की चर्चा हम लोग करेंगे। उसके अलावा वनस्पति कौन कौन सी मिलती है, फसलें हिमालय के क्षेत्र में कौन सी होती है, फूल कौन कौन से खिलते हैं, जीव जंतु और जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके। अगर कभी हमसे पूछा जाए कि ये वाली ज्योग्राफी कहाँ मिलती है, या ये वाली जो वनस्पति है ये कहाँ मिलती है, या ये जो जलवायु है वो भारत के किस हिस्से में मिलती है, तो अगर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे तो कभी भी यदि हमसे पूछा जाएगा तो हम बड़े आसानी से उन सबके आंसर दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हमें भारत के ना, मैंने इंडिया इज इनक्रेडिबल, भारत एक अद्भुत देश है, इनक्रेडिबल कंट्री है। इसमें आपको इतनी सारी खूबियां मिलेंगी, इतनी सारी विशेषताएं मिलेंगी कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। दुनिया में कहीं भी इतनी सारी चीजें नहीं है जितनी भारत में है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ का खान पान, यहाँ के वस्त्र, यहाँ के आभूषण, यहाँ की प्रकृति, यहाँ की वनस्पतियां, यहाँ के जीव जंतु, एक से एक बड़ी विविधता भारत के अंदर है। और आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो विशेषता है वो सिक्किम में नहीं है, जो सिक्किम में है वो मेघालय में नहीं है, जो मेघालय में वो हिमालय में, हिमाचल में नहीं है। तो अलग अलग राज्यों का भी अलग अलग है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग बोलियां होंगी, अलग अलग तरह के जानवर होंगे, अलग अलग तरह के पेड़ होंगे। जैसे रेड पांडा आपको किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलेगा, क्लियर। तो इसी तरीके से आप जाएंगे कि आपको केसर कश्मीर में मिलेगी। तो भारत में बहुत अलग अलग चीजें आपको मिलेंगी, क्लियर। तो आज की सेशन में हम लोग केवल बेसिक जानकारी, ब्रीफ आपको मैंने रखा। भारत के भूगोल की हमने शुरुआत कर दी है, भारत की जनसंख्या, भारत का क्षेत्र, भारत की सीमाएं, भारत की स्थिति, अक्षांश, देशांतर, ये सारे हम लोगों ने कर लिए हैं। और हिमालय की हमने शुरुआत कर दी, और हिमालय पर हम लोगों ने बहुत सारी चीजें अभी डिस्कस की है, और शायद कल के सेशन में हम कवर करेंगे। और कल के सेशन में भी अगर नहीं हुई तो एक सेशन हम और करेंगे, क्योंकि भूगोल को जितना गहराई से पढ़ेंगे, भूगोल को जितना गहराई से पढ़ेंगे उतना ही आपको भारत के बारे में विशद ज्ञान होगा, बहुत सारी चीजें आपको स्पष्ट होंगी, और इसके माध्यम से हम अपने देश को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अभी तो हमको यही नहीं पता कि लाहौल स्पीति के लोगों की बोली क्या है, अभी तो हमको यही नहीं पता कि जो चमोली का और जो चंपावत का क्षेत्र है उत्तराखंड में, वहां के लोगों का मुख्य भोजन क्या है। हमको नहीं मालूम कि गारो और खासी क्षेत्र जो मेघालय के, उन क्षेत्रों में कौन सी फसल होती है। तो जब हम थोड़ा सा गहराई से पढ़ेंगे तो भारत देश के बारे में हम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें जान पाएंगे। तो आज हमारा ज्योग्राफी के सेशन में हम लोग टॉपिक के ऊपर इतनी बात रखेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे कुछ दूसरी चीजों की। और आज हम लोगों ने हम लोग करेंगे कविता, 2 कविताएं हम लोग आपके बीच में रखेंगे। और आज के लिए टॉपिक के ऊपर इतना ही, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर हम टॉपिक से पे बहुत करेंगे तो फिर क्या कंफ्यूजन हो जाएगा। उतना उतना पढ़े जितना जितना हम ग्रहण करते चले जाओ, जितना हम लोग पचा लें, जितना हम लोग समझ पाए। तो बेसिक आइडिया हमको लग गया भारत के भूगोल का। कल हम लोग हिमालय में कश्मीर देखेंगे, कश्मीर में कौन कौन सी रेंजेज हैं, कश्मीर की क्या खासियत है,
हिमाचल का हिस्सा है, उसमें क्या क्या खासियत है, कौन सी फसलें, कौन से जीव जंतु हैं, ये सब चर्चा हम लोग करेंगे। क्लियर। और मैं आप लोगों से इतना भरोसा आपको दिला रहा हूं, जो सेशन हम आपके साथ में ले रहे हैं उन सेशन को करने के बाद आप आईएएस जैसी देश की सबसे बड़ी परीक्षा का क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं। और अगर आप आईएएस का प्रश्न हल कर सकते हैं तो मुझे लगता है फिर कोई चीज आपके लिए मुश्किल नहीं है, कठिन नहीं होगी। अगर हमने अपना लेवल इतना कर लिया तो उसके बाद कोई भी चीज हमारे लिए कठिन नहीं होगी। क्लियर। तो चलिए अब हम लोग दो छोटी छोटी कविताएं हमारे बीच में है। एक कविता हमारे बीच में आई है अलीगढ़ से, ओमवीर सिंह है, बीएससी बीएड विद्यार्थी हैं ये, इनकी कविता है। और एक कविता है कोरोना के ऊपर जिसका नाम मुझे याद नहीं है। तो एक छोटी सी कविता के माध्यम से हम लोग शुरुआत करेंगे आज के हमारे कविता सेशन की।